गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। हम लास्ट क्लास में आईसीआई के स्टडी मटेरियल से सप्लाई अंडर जीएसटी पढ़ रहे हैं चैप्टर 2। इसमें हमने गुड्स की डेफिनेशन कवर कर ली थी, उसको हमने डीप में एनालिसिस कर लिया था कि गुड्स में क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं। गुड्स की डेफिनेशन इसलिए दे रखी क्योंकि आप जीएसटी पढ़ रहे हैं और जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज पे ही चार्ज होता है, लेविड होता है। तो गुड्स में आपने पढ़ लिया था कि सभी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी आएंगी जिन्हें ईजिली एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है, वो गुड्स मानी जाएंगी। अदर देन मनी नहीं आएगी जो करंटली इन फोर्स है, जो चल रही है। सिक्योरिटी, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, डेरिवेटिव्स, शेयर मार्केट जो है जिसमें आप सिक्योरिटीज़ बेचते हैं, खरीदते हैं, इन पे किसी तरह का जीएसटी चार्ज नहीं होगा। बट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम गुड्स माना जाता है। आपने पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में कि एक्शनेबल क्लेम क्या होता है। शॉर्ट में अगर बोले तो ये अनसिक्योर्ड डेट होता है और आप इससे कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स करा सकते हैं। कोई आपके पैसे नहीं देता तो आप रिकवर कर सकते हैं। इसमें सारे एक्शनेबल क्लेम को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया है। केवल 3 ही चीज़ें हैं: लॉटरी, बैटिंग, गैमलिंग। अगर आप लॉटरी के टिकट्स बेचते हैं, आप बैट लगवाते हैं, हॉर्स रेस वगैरह होती है, आप घोड़े पे दाव लगवाते हैं, या गैमलिंग करते हैं, कैसीनो वगैरह होते हैं जहाँ गैमलिंग होती है, जैसे गोवा और आप जाएंगे सिक्किम में तो वहाँ कैसीनो अलाउड होते हैं, आप जुआ खेल सकते हैं। तो ये कैसीनो के ऑनर जो बैट लगवा रहे हैं या जो लॉटरी ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं ऑर्गेनाइजर, इन्हें लॉटरी, बैटिंग, गैमलिंग पे जीएसटी लगता है। बाकी सारे एक्शनेबल क्लेम पे कोई जीएसटी नहीं लगता है। इसके बाद हम सर्विसेज की डेफिनेशन पे आते हैं। अब सर्विस की डेफिनेशन भी इसलिए दे रखी है क्योंकि आप जीएसटी पढ़ रहे हैं और सर्विसेज भी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के दायरे में आती हैं। तो सर्विस का मतलब क्या है? तो अगर कोई नॉर्मल वे में आपसे पूछता है व्हाट डू मीन बाय सर्विस, तब तो बताना बहुत आसान है। अगर सर्विस का मीनिंग कोई आपसे पूछे तो आप क्या बोलेंगे उसको? देखिए, सर्विस का जनरल मीनिंग होता है इंटेंजिबल वैल्यू एडिशन। इंटेंजिबल तो आप समझते हैं, जिसे आप देख नहीं सकते, इंटेंजिबल वैल्यू एडिशन। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप फील कर सकते हैं पर आप ये नहीं देख सकते कि आपकी वैल्यू एडिशन आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है। 20%, 30% आपकी नॉलेज कितनी बढ़ रही है, तो वो इंटेंजिबल है। आप बस फील कर सकते हैं कि आपकी नॉलेज में थोड़ा सा इन्हांसमेंट हो रहा है, थोड़ी सी नॉलेज आपकी बढ़ रही है। वैल्यू एडिशन मतलब फ़ायदा हो रहा है, वो भी इंटेंजिबल है। ठीक है, तो इंटेंजिबल वैल्यू एडिशन सर्विस है। डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर रहा है तो आप फील कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में इंप्रूवमेंट हो रहा है, आपका डिजीज़ क्योर हो रहा है, पर आप ये नहीं देख सकते कि वो किस तरीके से ट्रीटमेंट दे रहा है आपको। इंटेंजिबल है सर्विस, इंटेंजिबल वैल्यू एडिशन है। व्हाट डू मीन बाय सर्विस? इंटेंजिबल वैल्यू एडिशन। अब ये तो नॉर्मल मीनिंग हुआ सर्विस का। अब जीएसटी में सर्विस की डेफिनेशन क्या है? देखिए, सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, यानी गुड्स के अलावा जो भी बच गया वो क्या है? सर्विस है। तो ये तो हम ही बना देते, डेफिनेशन तो बहुत ईजी है कि यानी जो गुड्स में कवर्ड नहीं हो रहा वो सब सर्विसेज में कवर्ड होगा। अदर देन गुड्स यानी गुड्स को नहीं माना जाएगा सर्विस। ऑब्वियसली जब वो गुड्स की डेफिनेशन में आ गया तो वो सर्विस की डेफिनेशन में नहीं आएगा। मनी एंड सिक्योरिटी यानी गुड्स, मनी और सिक्योरिटीज़ को छोड़ के सब कुछ क्या है? सर्विस है। गुड्स तो आप पढ़ चुके हैं, गुड्स में क्या क्या आता है। मनी पे कौन सी मनी की बात हो रही है? जो करंटली इन्फोर्सेबल है, जो करंट मनी है, जो मार्केट में चल रही है। और सिक्योरिटी, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड की बात हो रही है। बट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आएगा? एक्टिविटी रिलेटिंग टू द यूज़ ऑफ मनी। पर आप कोई भी आप काम करते हैं जिसमें आप मनी का यूज़ करके उस काम को करवाते हैं। जैसे आपने किसी से कोई सर्विस ली तो आपको पैसे देने होंगे, यूज़ ऑफ मनी, वहाँ पे मनी का यूज़ होके आप कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं तो उस पैसे जो ले रहे हैं उस पर जीएसटी लगेगा। यानी जहाँ पे मनी का यूज़ है वो सारी एक्टिविटी सर्विसेज में आएंगी। अगर वो गुड्स में कवर्ड है तो गुड्स में आएगी, और मनी और सिक्योरिटीज़ में तो कभी जीएसटी नहीं लगेगा। और एक और चीज़ लास्ट को पढ़ने से पहले आप ये देख लें कि कई बार आपने जैसे एक्सपोर्ट किया, अमेरिका को आपने $1 लाख का कोई सामान एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट तो आप समझते हैं इंडियन गुड्स को बाहर के किसी कंट्री में बेचना, इसे आप एक्सपोर्ट बोलते हैं। अब आप जब बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो डॉलर में आएगा आपको पेमेंट, तो आपको डॉलर मिले अमेरिका के उस पर्सन से जिसको आपने एक्सपोर्ट किया था, सामान बेचा था, $1 लाख का आपको पेमेंट मिला। अब ये डॉलर इंडिया में तो चलेंगे नहीं, इंडिया में तो रुपीज़ चलेंगे, तो आपको इन डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करवाना होगा। इसके लिए आपको मनी चेंजर, जो ऑथराइज मनी चेंजर हैं जिन्हें आरबीआई ने अलाउ कर रखा है, बैंक्स, इनको पास आप जाना होगा। हर बैंक ये काम करते हैं। आप इन्हें फॉरेन करेंसी देंगे और ये आपके रुपए, आपके जो डॉलर है $1 लाख, इसे रुपीज़ में कन्वर्ट कर देंगे। पर बैंक और मनी चेंजर जो है, ऑथराइज मनी चेंजर जिन्होंने परमिशन ले रखी मनी को चेंज करने के लिए, ये लोग फ्री में तो काम करेंगे नहीं, आपसे कुछ कमीशन, सर्विस चार्जेस लेंगे। सपोज बैंक आपसे 5,000 रुपये चार्ज करता है इस
काम के बदले, क्योंकि उसने आपके डॉलर की जो एक करेंसी की फॉर्म थी उसे दूसरी करेंसी फॉर्म में यानी डॉलर को रुपए में कन्वर्ट किया, यानी एक फॉर्म ऑफ करेंसी और डिनोमिनेशन को दूसरी फॉर्म ऑफ करेंसी और डिनोमिनेशन में कन्वर्ट किया। इसके लिए उसने आपसे सेपरेटली सर्विस चार्जेस या कमीशन लिया 5000, तो माना जाएगा बैंक आपको सर्विस दे रहा है और यहाँ पर क्या लगेगा, जीएसटी चार्ज होगा। पूरी वैल्यू पे तो नहीं लगेगा जीएसटी। सपोज $1 की रेट अभी मान लेते हैं ₹70 है, तो रुपए में कन्वर्ट करवाने पे आपको $1 लाख इंटू 70 लाख रुपीज़ मिलेंगे, राइट। इस पे तो लगेगा ही नहीं जीएसटी, तो मनी है, आपने पढ़ा था जो करंट मनी है जो मार्केट में चल रही है, जो नए नोट हैं, जो सिक्के हैं जिन्हें मार्केट में आप एक्सचेंज पर्पस के लिए यूज़ में करते हैं गुड्स को खरीदने बेचने के लिए, तो ये तो करंट मनी है, लीगली टेंडर मनी बोलते हैं, ये तो चल रही है, इस पर कोई जीएसटी नहीं है। हाँ, कन्वर्ट करने पर अगर वो बैंक या मनी ऑथराइज मनी चेंजर आपसे कोई सर्विस चार्ज लेता है, कमीशन लेता है, सेपरेट कमीशन चार्ज कर रहा है, मतलब सेपरेट कंसिडरेशन है, वो अलग से आपसे पैसे ले रहे हैं इस काम के बदले, तो यहाँ पर जीएसटी देना होगा, ये सर्विस माना जाएगा। Thirdly, or its conversion by cash or by any other mode from one form currency or denomination to another form currency or denomination, यानी आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी और डिनोमिनेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, फॉर विच अ सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज। देखिए साफ साफ कह रहेगा सेपरेट कंसिडरेशन लिया जा रहा है, आपसे एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं, तो कन्वर्ट करने पे जो कमीशन और सर्विस चार्जेस आप दे रहे हैं उस बैंक को और मनी चेंजर को, उस पर जीएसटी देना होगा। ये तो आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ा दिया था। जैसे आपने पढ़ लिया कि सिक्योरिटीज़ जो हैं, सिक्योरिटीज़ मतलब शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, डेरिवेटिव्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इन पे कोई जीएसटी नहीं है, ठीक है। सिक्योरिटी, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, डेरिवेटिव्स को खरीदने बेचने पे कोई जीएसटी नहीं लगता है। पर जो ब्रोकर है जो आपकी हेल्प कर रहा है शेयर बेचने खरीदने पे, ये आपसे कमीशन लेते हैं। जैसे मुझे रिलायंस के शेयर बिकवाने हैं अपने किसी को, तो मैंने इस ब्रोकर से कांटेक्ट किया कि मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर हैं और मुझे बेचने हैं, तो ब्रोकर ने कहा ठीक है मैं बिकवा दूंगा, पर 10% कमीशन लूँगा, यानी जितने भी बिकेंगे उसका 10% मेरा होगा। तो ब्रोकर ने क्या किया, किसी बायर को ढूंढ के मेरे शेयर बिकवा दिए 10 लाख रुपीज़ में, तो 10 लाख में से 10% तो ये लेगा अपना कमीशन 1 लाख, और मुझे 9 लाख रुपीज़ देगा मेरे शेयर बेचने के बदले। तो ये जो पैसा मिला है 9 लाख, ये तो शेयर बेचने के बदले मिला है, राइट। तो इस पर तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पर ये जो ब्रोकर ले रहा है इसको अपन क्या बोलेंगे, ब्रोकरिंग चार्जेस बोल सकते हैं, कमीशन बोल सकते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस बोलते हैं, चिंकी पिंकी बबली, नाम कुछ भी दे सकते हैं। अगर कोई ब्रोकर है, कोई एजेंट है जो आपसे कमीशन चार्ज कर रहा है शेयर खरीदने बेचने पे, वो आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन करवा रहा है, कोई आपकी हेल्प कर रहा है, इसके बदले कमीशन ले रहा है, तो ये कोई शेयर नहीं माना जाएगा, ये तो कमीशन है उसका, और इस कमीशन पे उसे जीएसटी देना होगा। तो डिपार्टमेंट ने एक्सप्लेनेशन भी दिया, एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है डिपार्टमेंट को, जीएसटी डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स वालों को, ताकि उसे समझना ईजी हो जाए जो पॉइंट वो कहना चाह रहे हैं। स्पष्टीकरण, इट इज़ क्लैरिफाइड दैट, ये पता चलता है दैट एक्सप्रेशन सर्विस, सर्विस इंक्लूड, सर्विस में इंक्लूड होगा फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन जो आपकी मदद कर रहे हैं सिक्योरिटी को खरीदने बेचने में, वो इसमें इंक्लूड होगा। सेक्शन 2 सब क्लॉज 108। इसे हम और ढंग से समझ लेते हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट, अब हम ये समझ चुके हैं, सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, डेरिवेटिव्स आर नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी, ये जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं। बट शेयर ब्रोकर, जो शेयर ब्रोकर होते हैं जो आपके शेयर खरीदने बेचने में मदद करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे शेयर खरीदे बेचे जाते हैं, विल बी लायबल टू पे जीएसटी, इनको जीएसटी देना होगा ऑन द सर्विसेज, उन सर्विसेज पे सप्लाइड बाय देम, जो कि इनके द्वारा दी जाती है, फॉर फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी, आपकी मदद करते हैं, अरेंज करते हैं, मतलब दो पार्टीज़ को आपस में मिलवाते हैं, कमीशन लेते हैं। सो एनी फीस चार्जेबल बाय देम, ये कोई भी फीस आपसे ले रहे हैं ब्रोकर या स्टॉक एक्सचेंज, वो लायबल होगा जीएसटी के लिए। क्लियर, शेयर खरीदने बेचने पे तो जीएसटी नहीं है, पर अगर वो कोई कमीशन लेते हैं, कोई सर्विस चार्जेस लेते हैं, कोई डॉक्यूमेंट चार्जेस लेते हैं, तो इस पर उन्हें सर्विस टैक्स जीएसटी पे करना होगा। ये तो अपन ने पढ़ ही लिया, आगे बढ़ते हैं। अब प्रिंसिपल की डेफिनेशन दे रखी है। अब क्वेश्चन माइंड में आता है सर प्रिंसिपल की, मालिक की डेफिनेशन यहाँ पे क्यों दे रखी है। पहले हम लॉजिक समझते हैं। एजेंसी रिलेशन आप समझते ही होंगे, एजेंसी, एजेंट, एजेंसी रिलेशनशिप, इसका क्या मतलब है। एजेंट कई बार क्या होता है, हम अपना प्रोडक्ट किसी दूसरे पर्सन के थ्रू बेचते हैं, उस पर्सन को हम अपॉइंट करते हैं और उसके थ्रू प्रोडक्ट बेचते हैं और उसे हम कमीशन देते हैं, इससे हमारी सेल बढ़ती है प्रोडक्ट की। वो हमारा नौकर नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट बेसिस पे काम कर रहा होता है एजेंट। आप उसे फिक्स कमीशन भी दे सकते हैं, महीने का एक फिक्स अमाउंट भी दे सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे
मैं पेन मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरा काम है पेन बनाना और बेचना। मैंने मिस्टर ए को अपॉइंट किया अपना एजेंट। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट की हेडिंग होगी एजेंट, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है ये मेरा एजेंट है। मैंने बोला कि मैं अपनी फैक्ट्री में पेन बनाऊंगा और फिर तुम्हें बेचने के लिए भेजूंगा। भेजने ही बोलेंगे, सेल थोड़ी कर सकते हो, तो आपका ही आदमी है। भेजूंगा, फिर तुम आगे लोगों को बेचना और मैं तुम्हें 10 लाख रुपए पर मंथ कमीशन दूंगा। ये मैंने इसके साथ एग्रीमेंट कर लिया। तो पहले मैं पेन अपनी फैक्ट्री में बनाऊंगा, फिर मैं इसको भेजूंगा, फिर ये वहाँ से कस्टमर्स को बेचेगा, फिर पैसा आके अपना कमीशन काट के बाकी पैसा मुझे वापस कर देगा। यही होता है एजेंसी के रिलेशन में। तो आप, ये एजेंट की बात हो रही है, ये एजेंट पहले आपसे ले रहा है फिर आगे सप्लाई कर रहा है, यही बोलेंगे ना, पहले आपसे ले रहा है पेन फिर ये आगे सप्लाई कर रहा है। तो ऐसे एजेंट को हम क्या बोलते हैं? सेलिंग एजेंट, बाइंग एजेंट, सॉरी ये तो बाइंग है, आपसे लेके बेच रहा है, ये बाइंग एजेंट हुआ। बाइंग एजेंट मतलब जो पहले आपसे लेगा फिर आगे बेचेगा, ऐसे एजेंट को बाइंग एजेंट बोलते हैं। अब मान लीजिए आपको चाय, ये दार्जिलिंग में रहता है, आसाम में रहता है, आपने कहा मैं चाय का बिजनेस भी शुरू करना चाहता हूँ। तो मिस्टर ए से आप ये कह रहे हैं ऐसा करो, दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस है, तुम वहाँ पे चाय खरीदना और फिर हमें भेजना, ठीक है। हम मान लीजिए जयपुर में रहता हूँ मैं, तो ए वहाँ पे चाय खरीदेगा, टी पहले ही लेगा वहाँ के लोगों से और फिर मुझे भेजेगा, फिर मैं जयपुर में बेचूंगा, राइट। तो ये एजेंट होगा सेलिंग एजेंट, क्योंकि ये पहले खरीद रहा है मेरे भी आप पे, फिर मुझे बेच रहा है, आगे भेज रहा है ताकि मैं आगे बेच सकूं। तो एजेंट भी दो तरीके के हो सकते हैं, बाइंग एजेंट और सेलिंग एजेंट। बाइंग एजेंट मतलब जो पहले आपसे लेगा फिर आगे भी किसी को सप्लाई करेगा, तो ये बाइंग एजेंट हो गया बोलने की लैंग्वेज में। एजेंट वैसे एजेंट ही होता है, मैं तो आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। दोनों दो तरह के एजेंट हो सकते हैं। सेलिंग एजेंट भी हो सकते हैं जो आपके भी आप पे किसी से कुछ सामान खरीदेंगे पहले फिर आपको सप्लाई करेंगे, तो ऐसे एजेंट को सेलिंग एजेंट बोलते हैं। और दोनों ही एजेंट यहाँ पे कवर्ड हैं, एजेंट से रिलेशन में दोनों ही कवर्ड होते हैं। अब हम जीएसटी में क्यों पढ़ रहे हैं सर? ये तो नॉर्मल चीज़ है, हमें पता था, 11th क्लास से ही पता है, बचपन से शुरू है कि एजेंट हमारे बिहाफ पे आगे सामान बेचता है या किसी से लेके हमें प्रोवाइड कराता है। हम जीएसटी में इसलिए पढ़ रहे हैं कि जीएसटी वालों ने बोला कि अगर कोई प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मतलब मालिक, और वो अपने एजेंट को कोई सामान सप्लाई करता है या एजेंट आपको कोई सामान सप्लाई करता है, तो वैसे तो ये आपका ही आदमी है, आप बेच नहीं रहे, पर हम ये मानेंगे आप इसे सेल ही कर रहे हैं। यानी जब आप इसे भेज रहे हैं तो ये सेल माना जाएगा, जब ये आपको भेज रहा है तो भी सेल माना जाएगा, और जब सेल या सप्लाई माना जाएगा तो यहाँ पर जीएसटी लगेगा। यानी जब प्रिंसिपल और एजेंट आपस में भी एक दूसरे को सामान भेजते हैं तो भी यहाँ पे जीएसटी चार्ज किया जाता है। ये माना जाता है जीएसटी वालों के द्वारा कि यहाँ पर सेल ही हो रही है, वो आपको सामान बेच रहा है। अब क्वेश्चन उठता है ये रूल बनाया क्यों गया? ये रूल इसलिए बनाया गया कि पहले कई लोग ऐसे बोलते थे, अपनी फैक्ट्री से सामान निकाल लेते थे कि सामान हम भेज रहे हैं अपने एजेंट को, वहाँ से बेचेंगे। तो जब भेजोगे तब तो कोई जीएसटी लगे, मतलब पहले टैक्स लगता ही था। भेजना सेल नहीं है ना, आप किसी अपने ही आदमी को सामान भेज रहे हैं तो ये सेल नहीं माना जाएगा। और जब सेल नहीं माना जाएगा तो पहले कोई टैक्स नहीं लगता था, आपने फैक्ट्री गेट से बाहर निकाल लिया। अब ये आसाम जाने की बजाय आपने जैसी फैक्ट्री गेट से बाहर निकाला सामान, आप इन्हें सामान को ग्रे मार्केट में बेच दिया। ग्रे मार्केट समझते हैं, चोर बाजार, बिना टैक्स दिए। आपने ये सामान आसाम में जाने से पहले आधा सामान लखनऊ बेच दिया, आधा दिल्ली बेच दिया बिना बिल बनाए। तो ऐसा बहुत होता था पहले। तो टैक्स बोला कि अब ऐसा नहीं होगा, भले ही वो आपका ही आदमी है, आप अपने ही आदमी को सामान भेज रहे हैं या उससे ले रहे हैं, फिर भी यहाँ पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा, क्योंकि जीएसटी में प्रिंसिपल एजेंट को सेपरेट माना गया है ताकि टैक्स की चोरी ना हो सके। इससे प्रिंसिपल की डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है। एजेंट की भी आएगी आगे। प्रिंसिपल मीन्स अ पर्सन, ये वो आदमी होता है ऑन हुज बिहाफ, जिसके बिहाफ पर एन एजेंट कैरी ऑन द बिजनेस, एक एजेंट अपना बिजनेस कैरी करता है, और सप्लाई और रिसिट, या तो सप्लाई करता है, देखिए सेलिंग करता है, और रिसिट या परचेज करता है। यानी एजेंट दो तरीके का हो जाता है, सेलिंग एजेंट और बाइंग एजेंट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। सेक्शन 2 क्लॉज 88। आई होप समझ में आ गया होगा। कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी की डेफिनेशन दे रखी है। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है योग्य होना, इनेबल होना, आप में इतनी शक्ति है कि आप कोई काम परफॉर्म कर सकते हैं। कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी का मतलब क्यों दे रखा है यहाँ पे? कोई जीएसटी में कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी कौन है? जीएसटी ऑफिसर। उन्हें रेट डालनी, उन्हें पावर देते हैं जीएसटी ऑफिसर, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, कि आप कहीं पे रेट डालें तो आपको ये पावर्स दी जाती है, वरना कोई डरेगा ही नहीं ना आपसे। तो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी मतलब जो भी ऐसी कोई भी ऑथोरिटी जो उसको ड्यूटी असाइन की गई है, जो उसको ड्यूटी सौंपी गई हैं, उनको काम करने के लायक है, ऐसी अथॉरिटी को, ऐसे ऑफिसर पोस्ट को हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोलते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 29। अब एक लाइन पढ़ के तो समझ में आता नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से थोड़ा और लिख दिया है आपको समझाने के लिए।
कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी सेक्शन 2 क्लॉज 29। अ कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी इज एनी पर्सन, या तो वो कोई आदमी की बात हो रही है और ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, जैसे RBI, CBIC, CBDT, दैट हैज़ द लीगली डेलीगेटेड, जिन्हें कानूनी तौर पे डेलीगेट मतलब सौंपा गया है, जिम्मेदारी दी गई है, और इन्वेस्टेड ऑथोरिटी है, उनमें राइट्स दिया गया, उनको अधिकार दिया गया। इन्वेस्टेड मतलब इंक्लूड होना, किसी में इन्वेस्टेड करना, राइट देना। कैपेसिटी और पावर दी गई है टू परफॉर्म अ डेजिग्नेटेड फंक्शन, यानी कोई डेजिग्नेटेड फंक्शन जो उन्हें सौंपा गया है काम, उनको करने की पावर दी गई है उनको। देयरफॉर वंस एन ऑथोरिटी इज डेलीगेटेड, जब कोई जिम्मेदारी सौंपी जाती है टू परफॉर्म अ सर्टेन एक्ट, किसी काम को करने के लिए, ओनली द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी इज एंटाइटल्ड टू टेक एक्शन, तो वही ऑथोरिटी उस पर एक्शन ले सकती है, एंड नो वन एल्स, कोई और दूसरा काम नहीं कर सकता। अगर मैं IAS ऑफिसर हूँ, मुझे जो काम सौंपा गया मैं ही करूँगा, मैं क्लर्क को नहीं कह सकता मेरे यहाँ पे मेरे पियून को, भैया तू कर रही जाके काम, क्योंकि डेलीगेटेड जो है डेलीगेटेड पावर्स मुझे दी गई हैं, तो मैं कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी हूँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। फैमिली की डेफिनेशन दी गई है, देखिए सेक्शन 2 क्लॉज 49 में। अभी फैमिली की डेफिनेशन क्यों दी गई है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, परिवार का मतलब हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, देखिए GST में अभी आप शेड्यूल फर्स्ट पढ़ेंगे। शेड्यूल फर्स्ट में 4 पॉइंट हैं। इन 4 में ये बताया गया है कि अगर आप फ्री में भी कोई काम करेंगे किसी को, यानी फ्री में भी कोई चीज़ किसी को सप्लाई करेंगे, देंगे, चाहे गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो, तो भी आपको GST देना होगा। अभी आप पढ़ेंगे, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा क्योंकि इसी चैप्टर में आगे आने वाला है टॉपिक। शेड्यूल 1 इस बात पर है GST में, इसमें वो एक्टिविटीज़ इंक्लूड की गई हैं कि अगर आप फ्री में भी कोई काम करेंगे, फ्री में अगर ये चीज़ें आप कर रहे हैं, तो भी आपको GST देना होगा। तो जैसे समझ लें, मिस्टर A ये फादर हैं और मिस्टर D इनका बेटा है। इनकी फैक्ट्री है मिस्टर ए की, जहाँ पे ये कपड़ा बनाते हैं, क्लॉथ मैन्युफैक्चरर हैं, ये कपड़ा बनाते हैं। मिस्टर डी शर्ट बनाता है, इसकी खुद की फैक्ट्री है जहाँ पे शर्ट बनाता है और फिर सेल करता है। तो एक शर्ट बनाने के लिए पहले आपको कपड़ा खरीदना होगा, ऑब्वियसली कपड़े से तो शर्ट बनाएंगे, स्टिच करके फिर आगे बेचेंगे आप। तो इसने क्या किया, अपने फादर से ही कपड़ा खरीद लिया। तो खरीद तो फादर से भी सकते, मना थोड़ी कर रखा है कि आप फादर से कपड़े नहीं ले सकते, क्योंकि वो भी एक बिज़नेस करते हैं, ये भी बिज़नेस करता है। तो एक बिजनेसमैन अपने भाई, अगर वो भी बिज़नेस करते हैं तो किसी से भी ले सकता है सामान, उसका भाई भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, अनजान आदमी भी हो सकता है। ये अपने फादर से 10 लाख रुपये का कपड़ा खरीद रहे हैं शर्ट बनाने के लिए। इनके फादर ने इन्हें बेचा कपड़ा, तो इनके लिए तो सेल हो गई, जिसे आप सप्लाई बोलेंगे। सप्लाई पे तो लगेगा GST। आप कपड़ा बेच रहे हैं और 10 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं, तो GST यहाँ पे चार्ज होगा। सपोज GST की रेट 10% है, तो 10 लाख का 10% कितना हुआ, 1 लाख। तो टोटल आपका 11 लाख रुपीज़ चार्ज करेंगे ये, राइट। यहाँ पे 11 लाख रुपीज़ का बिल बना देंगे और अपने बेटे को दे देंगे और 11 लाख रुपए का पेमेंट हो जाएगा। पर टैक्स वालों को पता चलता है कि ये जो कपड़ा बेचा गया है, ये जो कपड़ा बेचा है 10 लाख का, ये 10 लाख का नहीं है, एक्चुअल में इसकी वैल्यू 15 लाख है मार्केट में। यानी जो फेयर मार्केट वैल्यू है, जो मैंने आपको पहले भी समझाई थी, जो फेयर मार्केट वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू क्या समझाई थी, 2 अनरिलेटेड पार्टी जिस प्राइस पर ट्रांजैक्शन करती है, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है, 2 अनरिलेटेड पार्टी जिस प्राइस पर ट्रांजैक्शन करती हैं उसे फेयर मार्केट वैल्यू बोलते हैं। इसे कई लोग आर्म लेंथ प्राइस भी बोलते हैं, लॉ की लैंग्वेज में आर्म लेंथ प्राइस। जहाँ पे 2 अनजान लोग जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन करते हैं उस वैल्यू को आप फेयर मार्केट वैल्यू या आर्म लेंथ प्राइस बोलते हैं। तो वैल्यू 15 लाख है और 10 लाख ही दिखा रहे हैं आप वैल्यू, तो देखिए GST वालों को नुकसान हुआ, क्योंकि 15 लाख का कपड़ा था, 15 लाख पे 10% 1.5 लाख रुपए का GST बनता, और यहाँ पे आपने 10 लाख वैल्यू दिखाई तो 1 लाख रुपए का GST बना। तो ऐसा क्यों कर पाया, एक वैल्यू कम क्यों दिखा पाया, क्योंकि इसका बेटा था, दोनों ने मिलकर साठगांठ कर ली, दोनों ने पूरी कोशिश की कि वैल्यू कम बताई जाए ताकि टैक्स कम देना पड़े गवर्नमेंट को। तो ये गलत है, गवर्नमेंट कहती है इससे हमें नुकसान क्यों होना चाहिए, आपका रिलेशन है आप निभाइए, पर आप बिजनेस में उस रिलेशन को नहीं ला सकते। अगर आप बिजनेस में भी रिलेशन इन्वॉल्व करेंगे तो GST डिपार्टमेंट को तो नुकसान होगा। फिर ऐसे तो आप सबको, किसी को भाई बना लेंगे, किसी को बहन बना लेंगे, फिर तो सभी लोग रिलेशन बनाते रहेंगे आपस में। तो बनाने के लिए मना नहीं किया, रिलेशन मेंटेन करिए, पर बिजनेस रिलेशन अलग रखिए। तो जो सही वैल्यू है वो तो उसी वैल्यू पे चार्ज करेंगे ना GST।
तो फिर अभी आप सीखेंगे, आगे आएंगे रूल्स की जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसी पे जीएसटी लिया जाएगा, भले ही आपने वैल्यू कम बताई हो तब भी। और मान लो यहाँ पे फादर कुछ भी नहीं चार्ज करते, तो शेड्यूल 1 में अभी आप पढ़ेंगे, अगर आप रिलेशन है आपकी भी, सेम फैमिली के मेंबर हैं आप, आपस में किसी को बिजनेस कनेक्शन की वजह से सेम फैमिली के मेंबर हैं आप, एक ही परिवार के सदस्य हैं, आपस में आप एक दूसरे को कोई चीज़ सप्लाई करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं और कोई भी पैसा चार्ज नहीं करते, तो भी जीएसटी लगेगा। अब वैल्यू कैसे निकाली जाएगी वो हम आगे सीखेंगे कि सर वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, एक फेयर मार्केट वैल्यू कैसे पता चलती है, ये भी आप आगे सीखेंगे। अभी बस इतना समझने की फैमिली की डेफिनेशन देने के पीछे लॉजिक इतना सा है कि अगर फैमिली मेम्बर आपस में कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो मना नहीं करा है टैक्स वालों ने, कर सकते हैं, पर वैल्यू फिर आप सही बताएंगे। अगर आप कम वैल्यू बताएंगे तो टैक्स डिपार्टमेंट को तो नुकसान होगा, क्योंकि आप कम वैल्यू दिखा रहे हैं तो उनकी टैक्स कम पहुंच रहा है। तो वही कहते हैं कि ट्रांजैक्शन अगर बिजनेस का है तो सही वैल्यू दिखाएंगे आप, और सही वैल्यू पे ही जीएसटी चार्ज होगा। इसलिए फैमिली की डेफिनेशन दे रखी है, क्योंकि फैमिली की डेफिनेशन में है तो फैमिली वाले मिलकर साठगांठ कर सकते हैं, टैक्स की चोरी कर सकते हैं। अब फैमिली में आता कौन है देखिए, फैमिली मीन्स द स्पाउस, जीवन साथी आ जाएगा। अगर आप वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो हस्बैंड, हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो वाइफ, एंड चिल्ड्रन, बच्चे आ जाएंगे ऑफ द पर्सन। पर्सन का मतलब यहाँ पे वही है जो सप्लाई कर रहा है, सामान दे रहा है। एंड पेरेंट्स आ जाएंगे आपके माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स आ जाएंगे आपके दादा दादी, ब्रदर्स आ जाएंगे भाई सिस्टर बहन आ जाएंगी ऑफ द पर्सन, उस व्यक्ति की, इफ़ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट, ध्यान से पढ़िए, होली मतलब पूरी तरीके से या मेनली ज़्यादातर वो उस पर्सन पे डिपेंड करते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 49। यानी वाइफ और बच्चे चाहे डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, ये तो हमेशा फैमिली में माने जाएंगे टैक्स वालों के अकॉर्डिंग जीएसटी में। पर माता पिता, दादा दादी, भाई बहन तभी आपकी फैमिली में काउंट होंगे जब वो आप पे डिपेंड करते हों। अगर वो डिपेंड नहीं करते, आपसे पैसे नहीं लेते, आप उनका कोई मेंटेनेंस नहीं करते, वो खुद इतने लायक हैं, डिपेंडेंट तो समझते हैं कि कोई आप पे निर्भर है पूरी तरीके से, तो फिर वो आपकी फैमिली में काउंट होगा। पर अगर मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी जो हैं आपके वो आप पे डिपेंड नहीं है तो वो आपकी फैमिली में काउंट नहीं होंगे। वैसे तो वो फैमिली है, अभी जाके ये नहीं कि मम्मी पापा को जाके आप बोलते कि पापा टैक्स वालों के अकॉर्डिंग मेरे रिलेटिव नहीं, क्योंकि आप मेरे पे डिपेंड नहीं करते, वैसे तो रिलेशन है आपका, पर टैक्स वालों के अकॉर्डिंग वो आपको डिपेंडेंट नहीं, आप पे डिपेंड नहीं करते, तो वो आपकी फैमिली की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। पर वाइफ और हस्बैंड और जो चिल्ड्रन है वो हमेशा एक दूसरे पे डिपेंड माने जाएंगे, भले ही वो इंडिपेंडेंट हो, खुद कमाते हों या आप पे डिपेंड करते हों। गवर्नमेंट की डेफिनेशन देखिए कितनी अच्छी दी गई, गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, सेक्शन 2 क्लॉज 53। यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि आप सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं, हर स्टेट का एसजीएसटी एक्ट हमारे कोर्स में नहीं है, क्योंकि सीजीएसटी में जो आपने पढ़ लिया जीएसटी डुअल बेसिस पे चार्ज होता है इंडिया में, एक तो सीजीएसटी लगता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक एसजीएसटी लगता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हर स्टेट का खुद का एसजीएसटी एक्ट है, क्योंकि आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, बिना एक्ट बनाए कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं ले सकती। तो जीएसटी लाने के लिए हर स्टेट ने अपना जीएसटी एक्ट बनाया, राजस्थान जीएसटी एक्ट भी है, हरियाणा जीएसटी एक्ट भी है, कर्नाटका जीएसटी एक्ट भी है, सबका वो 2017 का ही है। यानी 99% चीज़ें तो सेम है, जो सीजीएसटी में लिखा गया है वही एसजीएसटी में लिखा गया है, पर हम हर स्टेट का थोड़ी पढ़ेंगे जीएसटी, ठीक है। तो जो आप पढ़ने जा रहे हैं जो सेक्शन है सीजीएसटी एक्ट के हैं, क्योंकि आप सेंट्रल लेवल का सीजीएसटी पढ़ रहे हैं, और जो सीजीएसटी में लिखी गई बातें वही एसजीएसटी में एज इट इज कॉपी की गई हैं। हर स्टेट का आपको अलग से कोई एसजीएसटी एक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लोकल अथॉरिटी का मतलब क्यों दे रखा है, क्योंकि लोकल अथॉरिटी भी अगर कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करती है, कोई गुड्स एंड सर्विसेज देती है, तो उसे भी जीएसटी देना होगा। अब लोकल अथॉरिटी जो अपन नगर पालिका नगर निगम बोलते हैं, उसका क्या मतलब है। पंचायत तो आप समझते हैं गांव में होती है, पंचायत एज डिफाइंड इन क्लॉज डी ऑफ आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है, पर एक बार आपको रीड करनी है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। म्यूनसिपैलिटी तो आपके शहर में भी होती है, म्यूनसिपैलिटी नगर निगम पालिका एज डिफाइंड इन क्लॉज ई ऑफ आर्टिकल 243P ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब म्यूनसिपल कमेटी हो सकती है, ये कोई नगर परिषद, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो सकता है, जिला बोर्ड एंड एनी अदर अथॉरिटी, कोई भी ऐसी अथॉरिटी हो सकती है। लीगली एंटाइटेड, जिसे कानूनी तौर पर और अधिकार दिया गया, और इंटरेस्टेड मतलब सौंपा गया, किसी को जिम्मेदारी देना, इंटरेस्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है जिम्मेदारी या स्टेट गवर्नमेंट ने दी है, विद द कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ अ म्यूनसिपल और लोकल फंड। इन पे म्यूनसिपल और लोकल मैनेजमेंट का कंट्रोल होता है, चाहे म्यूनसिपल कमेटी। नेक्स्ट है कंटेनमेंट बोर्ड। कंटेनमेंट बोर्ड को हिंदी में बोलते हैं छावनी। हमने देखा होगा एयरफोर्स जहाँ पे होती है छावनी बनाई जाती हैं, ठीक है।
मेरठ छावनी में ही 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। तो छावनी को भी जिम्मेदारी दी जाती है, जो आर्मी के पर्सन होते हैं अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए, इन्हें भी जिम्मेदारी दी जाती है। कंटेनमेंट बोर्ड एज डिफाइंड सेक्शन 3 ऑफ द कंटेनमेंट एक्ट 2006। रीजनल काउंसिल कोई क्षेत्रीय बोर्ड हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिला काउंसिल हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर 6th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनाई गई है। कोई डेवलपमेंट बोर्ड हो सकता है, विकास निगम हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 371 एंड अंडर आर्टिकल 371J ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई रीजनल काउंसिल, क्षेत्रीय काउंसिल हो सकती है अंडर आर्टिकल 371A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब ये कोई लर्न करने की नहीं है डेफिनेशन, बस इन्होंने दे रखी कि लोकल अथॉरिटी में सभी कवर्ड होते हैं और ये लोग भी कोई बिजनेस एक्टिविटी करेंगे जिन पे जीएसटी लगना चाहिए, तो इनको भी जीएसटी देना होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन तो आप समझते हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन की डेफिनेशन सेक्शन 25 में दे रखी है, समथिंग इन रिटर्न, कुछ के बदले कुछ, समथिंग इन रिटर्न, राइट। जैसे मैं मान लीजिए किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, उससे मैं अमाउंट चार्ज कर रहा हूँ पढ़ाने के बदले, तो मैं उसे क्या दे रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ और वो मुझे पैसे दे रहा है, तो समथिंग इन रिटर्न ये कंसिडरेशन है, राइट। और कंसिडरेशन चार्ज करेंगे तभी तो लगेगा जीएसटी। मान लीजिए 10 रुपये का पेन है, मैं आपको 10 रुपये में बेच रहा हूँ, तो मेरे को 10 रुपये दे रहे हैं आप, मैं आपको पेन दे रहा हूँ, तो मैं आपसे कंसिडरेशन चार्ज कर रहा हूँ, प्रतिफल चार्ज कर रहा हूँ। और ये कंसिडरेशन काइंड में भी हो सकता है, कैश में भी हो सकता है मैं आपको 10 रुपये का पेन बेच रहा हूँ और आप मुझे 10 रुपये का कि कोई वेजिटेबल्स बेच रहे हैं, आप सब्जी बेचने वाले हैं तो आप मुझे वेजिटेबल्स दे रहे हैं। तो कंसिडरेशन काइंड में भी हो सकता है और कैश में भी हो सकता है। और जीएसटी तभी लगेगा जब आप कंसिडरेशन चार्ज करेंगे। अगर आप फ्री में करेंगे, फ्री में देंगे कोई चीज़ तो जी, और वो शेड्यूल 1 में नहीं आती। शेड्यूल 1 अभी आप पढ़ेंगे, शेड्यूल 1 में 4 पॉइंट दे रखे हैं। अगर ये 4 एक्टिविटी आप फ्री में भी करेंगे ना, तब तो जीएसटी देना होगा, भले ही आपने सामने वाले से पैसे नहीं लिए। पर इन 4 एक्टिविटी को छोड़ के अभी आप ये समझिए, अगर आप फ्री में किसी को कोई बिना पैसे लिए, बिना कंसिडरेशन चार्ज किए, अगर आप फ्री में कोई गुड्स या सर्विस अप्लाई कर रहे हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा। सपोज मेरे पास कोई बच्चा आता है, सर मैं आपकी फ़ीस नहीं पे कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, वो गरीब बैकग्राउंड का है, पुअर बैकग्राउंड का है, मेरी फ़ीस सपोज 10,000 है, ठीक है, मैं 100 बच्चों से तो चार्ज कर रहा हूँ, तो 100 बच्चों से मैंने चार्ज की 10 लाख रुपीज़, राइट। पर उस एक बच्चे से मैंने नहीं चार्ज किया, मान लीजिए 101 स्टूडेंट्स पढ़ाता हूँ, एक बच्चे से मैंने चार्ज नहीं किया क्योंकि वो नहीं दे सकता, पैसे गरीब है, तो वैसे मुझे कितने रुपए मिलने चाहिए थे, 10,10,000, पर मुझे मिले 10 लाख ही, क्योंकि मैंने एक बच्चे से फ़ीस चार्ज नहीं की, तो मैं इसके पे नहीं दूंगा। फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो इस पर नहीं देंगे जीएसटी, वो जितना चार्ज कर रहे हैं उसी पे जीएसटी देना होगा। बस आपके पास प्रूफ होना चाहिए, आज नहीं कि झूठ बोल रहे हैं आप, पैसे ले लिए पर छुपा रहे हैं, तब तो गलत है। आप बता देंगे कि अगर आपने सच में फ्री में दी है कोई गुड्स या सर्विस किसी को, जो शेड्यूल 1 में कवर नहीं होती, जो एक्टिविटी अभी आप पढ़ेंगे, उनके अलावा अगर आप फ्री में किसी को कोई गुड्स या सर्विस देते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। इसे कंसिडरेशन की डेफिनेशन यहाँ दी गई है कि किसे कंसिडरेशन मानेंगे, टैक्स वाले, क्योंकि कंसिडरेशन पे तो लगेगा जीएसटी, आप पैसा लेंगे तभी तो लगेगा। कंसिडरेशन इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ की बात हुई, इंक्लूड्स एनी पेमेंट मेड। देखिए ध्यान से पढ़िए, या तो आप पेमेंट कर चुके हैं, आप एडवांस में सारा पैसा दे चुके हैं, और टू बी मेड या पेमेंट करेंगे, यानी उधार सामान भी तो खरीदता है कई बार आपसे कई लोग, या तो आपको पेमेंट मिल चुका है या मिलेगा, फ्यूचर की बात हो रही है। वेदर इन मनी, या तो मनी में मिल चुका है और अदरवाइज किसी भी तरीके से मिल चुका है, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू, इस वजह से, और फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ, मतलब इस इंड्यूसमेंट किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए सप्लाई कर रहे हैं, सेल बढ़ती है इसलिए तो पेमेंट मिलेगा। द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, आपको गुड्स और सर्विसेज के बदले में या तो पेमेंट मिल चुका है या मिलेगा, या तो मनी में मिलेगा या अदरवाइज मतलब काइंड में भी मिल सकता है, कोई वस्तु दे सकता है इसके बदले। वेदर बाय रेसिपिएंट, रेसिपिएंट मतलब बायर, जीएसटी में कहीं पे भी सेलर और बायर वर्ड नहीं आएगा, मैंने आपको बताया था। जीएसटी में सेलर को सप्लायर बोलेंगे, जो से बेच रहा है, जो आपको कुछ दे रहा है वो सप्लायर है, और जो ले रहा है उसे बायर की जगह क्या वर्ड आएगा, रेसिपिएंट वर्ड आएगा। तो पैसा जो कौन दे सकता है, रेसिपिएंट, बायर दे सकता है, बोलने के लिए मैं बायर बोल रहा हूँ, पर यहाँ पे पूरे जीएसटी में बायर वर्ड नहीं आएगा। और बाय एनी अदर पर्सन, यानी कोई भी दे सकता है, ध्यान से पढ़िए। जैसे मेरे भी यहाँ पे मैंने कुछ सामान खरीदा, तो मेरे भी यहाँ पे मेरे पापा भी तो पेमेंट कर सकते हैं, ये जरूरी थोड़ी कि मुझे ही पेमेंट करना हो, यानी बायर भी दे सकता है पैसे और उसके भी यहाँ पे कोई और आदमी भी दे सकता है, बट शैल नॉट इंक्लूड, पर ये इंक्लूड नहीं होगा, यानी इस पे जीएसटी नहीं लगेगा।
एनी सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सब्सिडी समझते हैं, कई बार गवर्नमेंट सहायता राशि देती है, आपकी हेल्प करती है। तो अगर कोई सब्सिडी मिली है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से, तो इस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। यानी क्या समझ में आया? कंस्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी गुड्स या सर्विस के लिए या तो पेमेंट आप कर चुके हैं या करने वाले हैं, या तो मनी में आपने किया है, या अदरवाइज मतलब कैश की जगह आपने कोई काइंड में कर दिया है पेमेंट। क्यों किया है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, आपने कोई गुड्स सप्लाई की है, इसके बदले आपको पैसा मिला है, वेदर बाय रिसिपिएंट, चाहे बायर ने दिया है और बाय एनी अदर पर्सन, किसी और आदमी ने दिया है बायर की भी यहाँ पे। अब उसका फ्रेंड भी हो सकता है, कोई दोस्त भी हो, मतलब फ्रेंड, मदर, फादर, सिस्टर, कोई भी हो सकता है। बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। पर अगर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी आपको मिलती है, सहायता राशि मिलती है, इस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा, सब्सिडी को इंक्लूड नहीं किया गया है। जैसे कई बार होता है गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, जैसे मान लीजिए आप फॉरेन कोई पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं इंडिया में। पावर प्रोजेक्ट तो समझते हैं बिजली जनरेट करेंगे आप। अब पावर प्रोजेक्ट के लिए जो मशीनें हैं वो फॉरेन से मंगानी पड़ती हैं, क्योंकि कई बार बहुत जो हाई टेक्निक की जो चीज़ें होती हैं वो इंडिया में अवेलेबल नहीं होती। तो आप कोई मशीन फॉरेन से मंगवा रहे हैं और इस मशीन को मंगवाने में आप 10 करोड़ का खर्चा होगा। 10 करोड़ रुपये आपके खर्च होंगे इस मशीन को जब आप फॉरेन से मंगवाएंगे। तो ये बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट होगा। एक मशीन ही 10 करोड़ की, आपको बहुत मशीनें खरीदनी है, फिर आपको बिल्डिंग बनानी है, लेबर अपॉइंट करनी है, एक्सेट्रा, बहुत सारे खर्च होंगे। तो प्रोजेक्ट बहुत महंगा हो जाएगा और फिर आदमी डर जाएगा, इतना हैवी इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा इस प्रोजेक्ट में। तो गवर्नमेंट को बिजली तो चाहिए, बनानी है, तो गवर्नमेंट आपको कहती है ऐसा करिए 10 करोड़ में से 8 करोड़ हम देंगे आपको, 2 करोड़ आप अपने भी लाना और 10 करोड़ की मशीन खरीदना, ताकि इंडिया में पावर प्रोजेक्ट लग सके, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और बिजली जनरेट होगी। तो 2 करोड़ तो आप देंगे पर 8 करोड़ तो गवर्नमेंट दे रही है ना आपको। तो ये सब्सिडी है, आपकी मदद की सहायता राशि जो गवर्नमेंट आपको देती है, सब्सिडी है और इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट दे, स्टेट गवर्नमेंट दे तो। पर मान लीजिए कोई एनजीओ दे रहा है, कोई थर्ड पर्सन दे रहा है, रिलायंस दे रही है, टाटा कंपनी दे रही है, तो वो तो गवर्नमेंट नहीं है, तो आपको जीएसटी देना होगा। पर अगर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वो जीएसटी के दायरे में नहीं आता, सब्सिडी पे कोई जीएसटी नहीं लग सकता। नेक्स्ट पॉइंट समझने से पहले एग्जांपल समझते हैं। मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों ज्वेलरी का काम करते हैं, इनकी सेम मार्केट में शॉप है, दोनों ज्वेलरी शॉप खोल के बैठे हैं। ज्वेलरी शॉप तो देखी होगी आपने, जहाँ पे ज्वेलरी सेल की जाती है कस्टमर को। अब मिस्टर ए के पास कस्टमर बहुत ज़्यादा आते हैं, रीज़न कुछ भी हो सकता है, इसका नेचर अच्छा है, इसकी जो ज्वेलरी बेचता है उसकी क्वालिटी, डिज़ाइन वगैरह अच्छा है, वॉट एवर रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारे रीज़न अफेक्ट करते हैं आपकी सेल को बढ़ाने में। मिस्टर बी के पास कम कस्टमर आते हैं, तो ह्यूमन नेचर क्या होता है? जेलस का होता है। मिस्टर बी हमेशा जलता रहता है, ऐसे यार इसकी सेल ज़्यादा होती है, मेरी कम होती है। तो मिस्टर बी एक दिन ए के पास जाता है और ए को ऑफ़र करता है कि मैं तुम्हें 50 करोड़ रुपए दूंगा, ये शहर छोड़ के चले जाओ या ये मार्केट छोड़ के चले जाओ, यहाँ पे तुम बिजनेस नहीं करोगे। ए ऑफर देता है बी ए को कि भाई तुम ये एक्टिविटी नहीं करोगे यहाँ परफॉर्म, इस मार्केट में तुम अपना सामान नहीं बेचोगे, तुम किसी और मार्केट में जाओ, मैं तुम्हें 50 करोड़ रुपये दूंगा इसके लिए। तो ए मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता, इसकी चॉइस है, पर ए मान जाता है। ए को लगता है कि मैं कहीं और भी जाऊंगा तभी कस्टमर मेरे से सामान ले लेगा, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, या इसे इतना बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट लगता है कि इतना बड़ा अमाउंट कमाने में तो मुझे सालों लग जाएंगे, तो ठीक है मैं ऑफ़र एक्सेप्ट करता हूँ। तो ये एक्सेप्ट करता है बी का ऑफ़र कि ठीक है मैं मार्केट छोड़ के चला जाऊँगा। इसे हम बोलते हैं नॉन कॉम्पीट फीस। नॉन कॉम्पीट फीस, आपने कंपटीशन ना करने के बदले किसी से पैसे चार्ज किए, इसे बोलते हैं नॉन कॉम्पीट फीस नॉर्मल लैंग्वेज में। प्रतिस्पर्धा ना करने के बदले, यानी कोई कंपटीशन ना करने के बदले आप किसी से पैसे चार्ज कर रहे हैं, तो ये जो नॉन कॉम्पीट फीस है ये माना जाएगा एक तरह से कंसिडरेशन आप चार्ज कर रहे हैं। ए माना जाएगा इससे पैसे ले रहा है बी से ये मार्केट छोड़ने के लिए, तो सर्विस दे रहा है बी को, एक जगह दे रहा है मार्केट एक्वायर करने के लिए, तो ये नॉन कॉम्पीट फीस भी जीएसटी के दायरे में आएगी। इस पर जीएसटी देना होगा किसको? ए को। ए तो दे रहा है सर्विस, मार्केट छोड़ के जा रहा है आपके लिए ताकि आप वहाँ पर मार्केट कैप्चर कर सकें, तो ए को यहाँ पर जीएसटी देना होगा। तो क्या समझ में है? किसी काम को करने के लिए मना करना या किसी काम को करने के लिए हाँ करना, दोनों हो सकते हैं। तो मना कर सकते हैं आप किसी काम को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए हाँ कर सकते हैं, और इसके बदले सामने वाले से पैसे चार्ज करते हैं आप, तो ये भी जीएसटी के दायरे में आता है, इस पर आपको जीएसटी देना होगा।
द मॉनिटरी वैल्यू मतलब जो पैसे में वैल्यू की जा सके, पैसे में काउंट किया जा सके, ऑफ एनी एक्ट किसी काम को करना, और फोरबियरेंस मतलब किसी को ना करने के लिए हाँ करना, मतलब आप तैयार हैं कि सामने वाला आपको कह रहा है कि भाई ये मत करना तो आप तैयार हैं, फोरबियर कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ और इन रिस्पॉन्स टू और फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ के लिए, वेदर बाय द रेसिपिएंट, या तो रेसिपिएंट कर रहा है, और बाय एनी अदर पर्सन कोई और व्यक्ति कर रहा है, बट शैल नॉट इंक्लूड, वही सेम चीज़ पर इसमें इंक्लूड नहीं होगा, सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, कोई आपको सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी मिलती है, अनुदान राशि मिलती है, वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगी। यानी किसी काम को करने के लिए हाँ करना या किसी काम को करने के लिए फोरबियरेंस ना करना, ठीक है, और चाहे वो गुड्स से रिलेटेड हो, चाहे सर्विस से रिलेटेड हो, चाहे बाय रेसिपिएंट कर रहा हो या उसके बिहाफ पे कोई और बंदा ऐसा कर रहा हो, तो वो जीएसटी के दायरे में आएगा, क्योंकि आप पैसे चार्ज कर रहे हैं, मॉनेटरी वैल्यू ले रहे हैं इसके बदले, पर कोई सब्सिडी आपसे दे रही है कोई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, तो वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं लास्ट पैराग्राफ की तरफ। कई बार क्या होता है, डिपॉजिट देनी पड़ती है कई जगह, जैसे मान लीजिए आप फ़ोन का कनेक्शन ले रहे हैं, लैंडलाइन कनेक्शन लेते हैं, वैसे आजकल जनरली लेते नहीं हैं लोग, बहुत कम हो गया पर लेते हैं, तो क्या आपको बीएसएनएल से ले रहे हैं, भारत संचार निगम लिमिटेड से आप लैंडलाइन फ़ोन लगवाना चाहते हैं, तो बीएसएनएल एक तो हर महीने बिल आएगा, उसने बोला कि हर महीने 1000 रुपीज़ का प्लान है, तो आपने कहा ठीक है 1000 रुपये तो बिल आएगा हर महीने, प्लस आप पहली बार कनेक्शन लेते हैं गैस का या इलेक्ट्रिसिटी का या वाटर का या लैंडलाइन फ़ोन का, तो कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको रखवाना पड़ता है, तो बीएसएनएल ने बोला 1500 सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाना होगा। ये आपके वाईफाई में भी होता है, जियो का किसी का वाईफाई लेते हैं तो फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी होती है। इसकी ये सिक्योरिटी डिपॉजिट भी बीएसएनएल से आपसे ली, पहले महीने बीएसएनएल ने आपसे कितने चार्ज के लिए, 2500। भारत संचार निगम लिमिटेड आप जानते हैं, जो फ़ोन आपको नेटवर्क प्रोवाइड करता है, एयरटेल, जियो, कुछ भी एग्जांपल आप मान सकते हैं, तो ये 1000 रुपये तो पर मंथ चार्ज कर रहे हैं अपनी सर्विस के लिए, तो इस पर तो लगेगा ही जीएसटी, ये तो सर्विस दे रहे हैं आपको, फ़ोन को प्रोवाइड करा रहे हैं, आप बात कर सकते हैं, सर्विस दे रहे हैं। अब क्वेश्चन होता है जो सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है, ये तो बीएसएनएल ने ये कह के लिए है ना कि ये वो वापस करेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट तो वापस हो जाती है, जब आप कनेक्शन कटवाएंगे ये पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जैसे कॉलेज में और स्कूल में कॉशन मनी होती है, जब आप उस कॉलेज या स्कूल को छोड़ते हैं तो आपकी वो पैसा वापस कर दिया जाता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है। तो जीएसटी वाले ने बोला कि अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट है तो हम उस पर जीएसटी नहीं चार्ज करेंगे, यानी 2500 में से 1500 पे जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो आप बायर को वापस करेंगे पैसा, और 1000 रुपीज़ आपकी गुड्स या सर्विस की वैल्यू मानी जाएगी और इस पर जीएसटी लगेगा। तो क्या समझ में आया कि अगर कोई पर्सन है, कोई सेलर है जो आपसे पैसे चार्ज कर रहा है किसी गुड्स के लिए या सर्विस के लिए, साथ में वो कोई आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लेता है और वो ये कहता है कि वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको वापस कर देगा, तो कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट पे। पर मान लीजिए कुछ टाइम बाद आप कोई गलती करते हैं, कोई जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो तोड़ते हैं, तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका फॉरफिट कर लेता है बीएसएनएल, फॉरफिट मतलब जब्त कर लेता है, लौटाएगा नहीं, तो फिर इस पर जीएसटी लगेगा। अगर बायर बाद में जाके, सप्लायर सब्सिक्वेंट बाद में जाके सिक्योरिटी डिपॉजिट को कंसिडरेशन का पार्ट मान लेता है, क्योंकि वो वापस नहीं कर रहा, आपके पैसे फॉरफिट कर रहा है, रोक रहा है, तो फिर इस माना जाएगा उसने आपसे कंसिडरेशन ही चार्ज किया था, और फिर इस पर 1500 रुपये पे जीएसटी देना होगा। वापस रिवाइज कर लें, अगर कोई पर्सन आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से कोई पैसा लेता है तो लेते समय तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें एक क्लॉज होता है कि वो आपको वापस कर देगा पैसे एक टाइम बाद, ठीक है। पर अगर बाद में जाके वो बदल जाता है, मुकर जाता है, अपनी बात से पीछे हटता है और ये बात पता लग जाती है जीएसटी वालों को, तो फिर ये सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, माना जाएगा उसने आपसे कंसिडरेशन ही चार्ज किया था और फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट पर जीएसटी देना होगा। पढ़ लें। हाउएवर अ डिपॉजिट गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, अगर आपने कोई डिपॉजिट दिया था किसी गुड्स के लिए या सर्विस के लिए और बोथ, शैल नॉट बी कंसिडर, इसे देखिए शैल नॉट लिखा है, इसे कंसिडर नहीं किया जाएगा, कंसिडर एज ए पेमेंट, ये पेमेंट नहीं माना जाएगा, मेड फॉर सच सप्लाई, अनलेस, देखिए अनलेस मतलब जब तक कि द सप्लायर अप्लाई सच डिपॉजिट कंसिडरेशन, जो सप्लायर है वो ये ना कह दे कि कंसिडरेशन का पार्ट है सेक्शन 2 क्लॉज 31, यानी सिंपल सा लॉजिक है, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपसे ले रहा है बायर, सॉरी सप्लायर, जो आपको सामान बेच रहा है या सर्विस दे रहा है, उसे उस सिक्योरिटी डिपॉजिट को कंसिडरेशन का पार्ट नहीं माना जाएगा, यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट के अमाउंट पे नहीं देना होगा किसी भी तरह का जीएसटी, अगर आप वापस कर देंगे तो। पर बाद में जगह अगर सप्लायर जो है वो उसे एज ए कंसिडरेशन के तौर पे मानेगा, यानी फॉरफिट कर रहा है, आपका पैसा लौटाने से मना कर रहा है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं हो माना जाएगा, फिर तो उस पर आपको जीएसटी देना होगा। अब हम रिवाइज करते हैं फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा बहुत, ताकि हमारा पुराना टॉपिक बता रहे।
फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था 279A में जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट की थी हमारे प्रेसिडेंट ने 2016 में। जीएसटी काउंसिल का काम होता है जीएसटी की चीज़ों को आसान करना, जीएसटी की रेट क्या होनी चाहिए किसी प्रोडक्ट पर वो बताना, गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देना। जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन दे सकती है, सुझाव नहीं दे सकती है, ये कोई ऑर्डर नहीं दे सकती केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार इसके ऑर्डर को मानने के लिए बाध्य भी नहीं है। हाँ, ये सुझाव देती है टाइम टू टाइम सरकार को कि जीएसटी में एग्जेम्पशन लिमिट क्या होनी चाहिए, एग्जेम्पशन किस लिमिट तक जीएसटी नहीं लगना चाहिए, जीएसटी की रेट्स क्या होनी चाहिए, जीएसटी को कैसे जो कॉम्प्लिकेशन है कॉम्प्लाइंसेस उन्हें कैसे ईजी किया जाए। सेक्शन आर्टिकल 279A में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 279A में जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। इसमें कितने मेंबर होते हैं पढ़ाया था आपको, 2 तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बंदे होते हैं, ठीक है। एक तो आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो इसका चेयरपर्सन होता है, जैसे निर्मला सीतारमण जी हैं इस बार, वो इसके चेयरपर्सन हैं। और एक जो होता है वो रेवेन्यू इंचार्ज स्टेट का, इस सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑफिसर होता है, जो रेवेन्यू इंचार्ज है सारे स्टेट का, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का बंदा होता है। और बाकी जो स्टेट्स बच गए, ठीक है, 28 स्टेट हैं, इंडिया में 28 मेंबर ही होंगे। और आप पढ़ चुके हैं दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर भले यूनियन टेरिटरी हैं पर इनका खुद का लेजिस्लेशन की खुद की विधानसभा स्टेट लेजिस्लेशन है। तो दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू कश्मीर को भी स्टेट का दर्जा दिया गया है जीएसटी में। तो 3 ये टोटल 31 स्टेट्स हैं एक तरह से जीएसटी में। तो 31 स्टेट के बंदे होते हैं, हर स्टेट अपने बिहाफ पे अपने एक बंदे को नॉमिनेट करता है जो जीएसटी काउंसिल में जाता है और ये मिलके डिसीजन लेते हैं मेजोरिटी से। यहाँ तक तो समझ में आ गया था। आर्टिकल 279A में जीएसटी काउंसिल बनाई है। ये काउंसिल टाइम टू टाइम सरकार को सुझाव देती है कि जीएसटी की रेट्स क्या होनी चाहिए, किस प्रोडक्ट पे बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए, एग्जेम्पशन लिमिट क्या होनी चाहिए, एक्सेट्रा। इस जीएसटी काउंसिल में टोटल 33 मेंबर होते हैं। 33 में से 2 मेंबर तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और फर्स्ट तो फाइनेंस मिनिस्टर होता है देश का, वो इसका चेयरमैन बनता है। और एक रेवेन्यू जो सेंट्रल ऑफिसर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पर्सन है, जो स्टेट का रेवेन्यू इंचार्ज है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का बंदा होता है। 2 लोग तो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। हर स्टेट अपने बिहाफ पे एक बंदा नॉमिनेट करता है, ठीक है, और वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और जो दिल्ली, पौंडीचेरी, वैसे तो 28 स्टेट है इंडिया में, पर जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर को भी स्टेट का दर्जा दिया गया है क्योंकि इनका खुद का स्टेट लेजिस्लेशन की खुद की विधानसभा है। तो टोटल 33 मेंबर होते हैं और मेजोरिटी से डिसीजन लेते हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है तो पूछना। चलिए अभी आज इतना ही करते हैं, कल इसको थोड़ा और रिवाइज कराएंगे, हम थोड़ा 5-10 मिनट पुराना भी रिवाइज करेंगे जिससे आपकी नॉलेज बनी रहे। और अगर आपको लग रहा है आपकी हेल्प हो रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, सी कर रहे हैं या CME कर रहे हैं, प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए, अच्छा लगेगा इस जानकर। थैंक यू सो मच।